इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगला टॉपिक है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया। लिरिकल बैलेड्स के नाम से दोनों का पहला कविता संग्रह 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो लिरिकल बैलेड्स जो है काव्य संग्रह, कविता संग्रह जो था वो किसका था? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, और ये प्रकाशित हुआ था 1798 में। इस प्रथम संस्करण की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी तथा बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से उन्होंने लिखी थी। सन 1800 ईस्वी में जब लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर दिए गए थे। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है, और वहीं दूसरी ओर इसे स्वतंत्रतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17th और 18th सेंचुरी यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को प्रभावित किया था। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका ही अंग्रेजी के आलोचना साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी और 1815 ईस्वी। मतलब लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण हुए थे प्रकाशित। पहला हुआ था 1798 में, दूसरा हुआ था 1800 ईस्वी में, तीसरा हुआ था 1802 में और चौथा हुआ था 1815 में। वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली, भावहीन आदि कहा है। वर्ड्सवर्थ ने अपने से पहले की जितनी भी काव्य भाषा थी उनको उन्होंने दूषित कहा, विकृत कहा, चमकीली, भावहीन, इन नामों से उन्होंने संबोधित किया उसे। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं हैं, और वो 3 मान्यताएं कौन सी हैं? पहली मान्यता है ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरी है प्राचीन कवियों की भाषा उनके भावोद्भव सदृश सहज व सरल थी। बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बनाया। अब वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूंकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तु के निकट रहते हैं, इसीलिए उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। काव्य भाषा के संबंध में प्राय 2 तरह के विचार मिलते हैं। एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण भाषा। इतावली कवि दांते ने काव्य में ग्राम्य भाषा के प्रयोग को हे माना है, मतलब गलत माना है। जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है। नव अभिजात्यवादियों के साथ वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कॉलरिज ने भी किया। कवि किसे कहते हैं? इस प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। वो ज़्यादा फील करता है। साधारण मनुष्य की अपेक्षा जो कवि होता है वो ज़्यादा फील करता है, उसके अंदर ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं। वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भावों का उच्छलन कहकर जहाँ विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया है, वहाँ निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया है। नव अभिजात्यवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काव्य भाषा, रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के क्या विचार थे? उनके विचार थे, पहला था गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना हो सकता है। दूसरा, अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्राय घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। मतलब जो विचार दूसरी बार आते हैं, जो शब्द दूसरी बार आते हैं वो उत्तम होते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्धता चैतन्य आत्मा है। वह राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। तो ये सारे विचार जो थे वर्ड्सवर्थ के थे काव्य भाषा के बारे में।